मैंने एक बर्फ जैसी ठंडी महिला सीईओ के साथ डील की थी। मैं उसे अपने बेहतरीन जीन्स देता और बदले में वो मुझे 5 मिलियन युआन देती। जैसे ही बच्चा पैदा होता, पैसा सेटल और मैं तुरंत गायब। लेकिन किसे पता था कि मेरी किस्मत इतनी जबरदस्त निकलेगी कि जुड़वा बच्चे हो जाएंगे। डिलीवरी रूम के बाहर जब पूरा माहौल अफरा तफरी से भरा हुआ था, तभी मैंने मौका देखकर कमजोर रोने वाले छोटे जुड़वा बच्चे और पैसे लेकर वहां से चुपचाप भाग लिया। पिछले 6 सालों से मैं गाँव में रहकर मुर्गियां पाल रहा हूँ और सब्जियां उगा रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को तंदुरुस्त और गोल मटोल बड़ा किया। फिर एक दिन मैं उसे लेकर अपनी तिपहिया गाड़ी में शहर सब्जियां बेचने आया। तभी एक मे बैग आकर ठीक मेरे सामने रुकी। कार से एक छोटा लड़का उतरा जिसने महंगा सूट पहन रखा था। वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता था। पापा, आपने शहर में चुपके से दूसरा बच्चा कब कर लिया? पापा, जैंग शियोमन पूरे आत्मविश्वास से जोर से चिल्लाया। आसपास के सारे सब्जी वाले और ग्राहक तुरंत मुझे घूरने लगे। गया काम से, अब तो मैं मर गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। हाथ में पकड़ी गोभी लगभग गिर ही गई। माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिछले 6 सालों की मेरी शांत गाँव वाली जिंदगी इतनी शर्मनाक तरीके से खत्म होगी। उसी समय मेबैग के पास खड़ा वो सूट वाला छोटा लड़का जिसने बो टाई पहन रखी थी और किसी छोटे बॉस जैसा लग रहा था, मेरे बेटे की तरह ही हैरानी और जिज्ञासा से हमें देख रहा था। तभी उसके पीछे कार का दरवाजा खुला। सबसे पहले काली सिल्क स्टॉकिंग्स में लंबी टांगे बाहर आईं। फिर वो चेहरा जो मेरी डीएनए में तक छपा हुआ था, वो चेहरा जो आज भी मुझे नींद से जगा देता है। किन बिंग। 6 साल बीत गए लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदली थी। बर्फ जैसी ठंडी शक्ल, ऐसी नजरें जो इंसान को जमा दे। बस फर्क इतना था कि उस हमेशा जमे रहने वाली बर्फीली शक्ल पर पहली बार दरार दिखाई दी। उसकी नजर पहले जैंग शियाओमन के मिट्टी से सने चेहरे पर रुकी जो हूबहू मेरी तरह दिखता था। फिर धीरे धीरे वो सूट पहने छोटे लड़के की तरफ मुड़ी। 2 एक जैसे लड़के, एक फटी जीन्स पहनकर छोटे बंदर जैसा लग रहा था, दूसरा महंगे सूट में किसी राजकुमार जैसा। हवा जैसे जम गई। मेरा हार्ट रेट सीधे 180 पहुंच गया। पापा, कुछ बोलिए। क्या शहर में आपकी दूसरी फैमिली भी है? गांव के किनारे रहने वाले वांगदावा को आप क्या जवाब देंगे? अरे बदमाश, इसका वांगदावा से क्या लेना देला? वो तो गांव के मुखिया का कुत्ता है। मैंने तुरंत जैंग शियोमन का मुंह बंद कर दिया और रोने से भी बदसूरत मुस्कान दे दी। बच्चे हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। बकवास कर रहा है। किन बिंग ने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें 2 तेज सर्जिकल चाकुओं की तरह मुझे और जैंग शियोमन को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। उसके पीछे खड़े 2 काले कपड़ों वाले आदमी धीरे धीरे आगे बढ़े और हमें घेर लिया। भागो। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। मैंने तुरंत अपनी तिपहिया गाड़ी का एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। मेरी पुरानी साथी गाड़ी जिसने 6 साल तक मेरा साथ दिया था, गरज उठी और सब्जियों से भरी ट्रॉली समेत आगे कूद पड़ी। पकड़ो उसे। पीछे से किन बिन की ठंडी आवाज गूंजी। था तेरे की। मैं कभी माउंट एना का रेसिंग गॉड कहलाता था। मैंने एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। मेरी तिपहिया गाड़ी बाजार की तंग गलियों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। रास्ते में 2 फलों की दुकानें पलट गईं और सब कुछ बिखर गया। बूढ़ों की गालियां और पीछा कर रहे बॉडीगार्ड्स की चिल्लाहट मिलकर पूरा बाजार सिर पर उठा चुकी थी। पापा, आप तो बहुत कूल हो, बिल्कुल फिल्मों जैसा। मेरी बाहों में बैठे जैंग शियोमन ने उत्साह से चिल्लाया। कूल तेरे सिर पर, यहाँ जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन आखिरकार मेरी तिपहिया गाड़ी उनकी संख्या के आगे हार गई। जैसे ही हम बाजार से बाहर निकले, एक काली लैंड रोवर सामने आकर रुकी और हमारा रास्ता रोक दिया। 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया। उन्होंने मुझे दुबले मुर्गे की तरह गाड़ी से घसीटकर नीचे उतारा और मेबैग के बोनट पर जोर से दबा दिया। मेरा चेहरा बर्फ जैसी ठंडी कार पर चिपक गया। दूसरे बॉडीगार्ड ने जैंग शियोमन को भी उठा लिया, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। उल्टा वो सूट वाले लड़के को मुंह बनाकर चिढ़ाने लगा। किन बिंग अपनी हाई हील्स में धीरे धीरे चलते हुए मेरी तरफ आई। एक एक कदम। जैंगजी, उसने मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर कांप उठा। बहुत समय बाद मिले। मैंने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया और चापलूसी भरी मुस्कान दी। हेलो बॉस किन, क्या सहयोग है? आप भी सब्जियां खरीदने निकली हैं? किन बिंग के होंठ हल्के से फड़के। उसने जवाब नहीं दिया। वो झुककर बॉडीगार्ड की बाहों में पकड़े जैंग शियोमन को ध्यान से देखने लगी। उसने हाथ बढ़ाया जैसे उसके चेहरे को छूना चाहती हो। जैंग शियोमन तुरंत पीछे हट गया और सतर्क नजरों से उसे देखने लगा। आप कौन हो? पहले ही बता देता हूँ, मेरी सौतेली माँ बनने की कोशिश मत करना। मेरे पापा पहले से वांगदावा के हैं। एक बार फिर साफ कर दूं, वांगदावा एक कुत्ता है। किन बिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने गहरी सांस ली और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें मुझे टुकड़ों में काट देना चाहती थी। 6 साल पहले मेरे जुड़वा बच्चे हुए थे, है ना? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे ज्वालामुखी उबल रहा था। मुझे अपने कंधे पर बॉडीगार्ड का दबाव और ज्यादा महसूस हुआ। मानू तो मौत, ना मानू तो भी मौत। तो मैंने तय किया, आखिर तक अनजान बनने का नाटक करूंगा। मैंने तुरंत हैरान और मासूम चेहरा बनाया। जुड़वा? बॉस किन, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जैंग शियोमन की तरफ इशारा किया। ये मेरा भतीजा है। मेरे भाई और भाभी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैंने बहुत मेहनत से इसे पाला है। आसान नहीं था। मैंने जबरदस्ती कुछ आंसू भी निकाल दिए। देखिए ना, ये कितना मेरी तरह दिखता है। कहते हैं भतीजे अपने चाचा जैसे होते हैं। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही जैंग शियोमन बोल पड़ा। पापा, कैसी बकवास कर रहे हो? आपका भाई कब से हो गया? दादा दादी तो बहुत पहले मर चुके हैं। मैं तो वहीं बेहोश होने वाला था। क्या गद्दार बेटा है। मेरा मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तभी किन बिंग ने एक फाइल मेरी तरफ फेंकी। ये चिनशियाओ का बर्थ सर्टिफिकेट और उस साल के अस्पताल के रिकॉर्ड हैं। वो मुझे घूर रही थी। रिकॉर्ड्स में साफ लिखा है कि इंक्यूबेटर नंबर B वाला बच्चा जन्म के 3 घंटे बाद गायब हो गया था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं उस समय भागने की जल्दी में सबूत मिटाना भूल गया था। संयोग है, ये सब सिर्फ संयोग है। लेकिन किन बिंग ने मेरी बात सुन
सुनने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने सीधे बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इन दोनों को युंडिंग मैनर ले जाओ और वकील जैंग से संपर्क करो, तुरंत डीएनए टेस्ट होगा। जी बॉस्किन। दो गार्ड्स के बीच कैदी की तरह मुझे लैंड रोवर में ठूंस दिया गया। जैंग श्याओमन को भी मेरे पीछे अंदर डाल दिया गया, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। वो उत्सुकता से लेदर सीट थपथपाने लगा। पापा, ये आपकी तिपहिया गाड़ी से कहीं ज्यादा आरामदायक है, लेकिन आपकी गाड़ी जितनी तेज नहीं है। तेज होने का क्या फायदा, पूरे रास्ते ट्रैफिक में ही तो फंसे रहे। काफिला सीधे शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक युंडिंग मैनर पहुंचा। नाम सुनकर ही समझ आ रहा था कि ये जगह कितनी महंगी होगी। गाड़ी एक महल जैसी शानदार विला के सामने जाकर रुकी। मुझे और जैंग श्याओमन को अंदर ले जाया गया। लिविंग रूम इतना बड़ा था कि उसमें खेल प्रतियोगिता हो सकती थी। छत पर लगा क्रिस्टल झूमर मेरी आंखें चौंधिया रहा था। अंदर घुसते ही जैंग श्याओमन कारपेट पर लौटने लगा। किन बिंग मुख्य सोफे पर बैठी थी। उसके बगल में बैठा सूट वाला लड़का चिन श्याओ चुपचाप टैबलेट पकड़े बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार फर्श पर कुत्ते की तरह भौंकते हुए जैंग श्याओमन की तरफ जा रही थी। उन दोनों के बीच का फर्क दिन और रात जैसा था। आखिरकार किन बिंग ने चुप्पी तोड़ी। जैंगजी, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। 6 साल पहले के वो 5 मिलियन युआन वापस कर दो, बच्चे को यहीं छोड़ दो और फिर जहाँ जाना है चले जाओ। मेरा दिल धक से रह गया। पैसे, वो 5 मिलियन तो कब के खत्म हो चुके थे। गाँव में घर बनाने, जमीन खरीदने, मुर्गियां पालने और मेरे वो जैंग श्याओमन के खर्चों में सब उड़ गया था। और सबसे बड़ी बात, वो चाहती थी कि मैं जैंग श्याओमन को यहीं छोड़ दूं। मैंने अपने बेटे को देखा जो कारपेट पर बेफिक्र होकर दौड़ रहा था और खिलखिलाकर हंस रहा था। वो मेरा अपना खून था। 6 साल तक मैंने उसे अपने खून पसीने से पाला था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार सीधे किन बिंग की आंखों में देखा। बॉस किन, पैसे लौटाने का तरीका मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन श्याओमन मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? किन बिंग ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत भूलो, तुम सिर्फ जीन देने वाले थे। मैंने तुरंत जवाब दिया, कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा था कि जुड़वा बच्चे होंगे। मैंने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और उस समय वो बच्चा बहुत कमजोर था। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद वो बच भी न पाए। मैं ही उसे गाँव ले गया, चावल का पानी और देसी इलाज चम्मच चम्मच खिलाकर उसे जिंदा रखा। मैं सच कह रहा था। जैंग श्याओमन समय से पहले पैदा हुआ था। वो बहुत छोटा और कमजोर था। उसकी रोने की आवाज भी बिल्ली के बच्चे जैसी थी। मैं उसे लेकर भाग गया था। आधा लालच पैसे का था और आधा डर इस बात का कि कहीं ये ठंडी दिल वाली औरत सच में उसे मरने के लिए छोड़ न दे। किन बिंग के चेहरे पर एक पल के लिए बदलाव आया, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मुझे प्रक्रिया से फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ नतीजे देखती हूँ और नतीजा ये है कि तुमने मेरे पैसे और मेरे बेटे दोनों चुरा लिए। वो खड़ी हो गई और ऊपर से मुझे घूरते हुए बोली, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने तक तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें असली निराशा का मतलब दिखाऊंगी। महल जैसे उस घर में नजरबंद होने के पहले दिन मुझे आखिर समझ आया कि अमीरों की जिंदगी कितनी बोरिंग होती है। किन बिंग ने मेरे और जैंग श्याओमन के लिए जो गेस्ट रूम दिया वो मेरे पूरे गाँव वाले घर से भी बड़ा था। उसमें अपना बाथरूम था, वॉक इन क्लोजेट था और बालकनी से पूरा गोल्फ कोर्स दिखता था। जैंग श्याओमन तो खुशी से पागल हो गया। वो बड़े से किंग साइज बेड पर उछल कूद करने लगा और महंगे कंबल को ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल करने लगा। पापा, क्या अब हम यहीं रहेंगे? ये जगह तो बूढ़े वांग के सुअर वाले बाड़े से भी बड़ी है। क्या इस बच्चे को तुलना करने के लिए कुछ और नहीं मिला? लेकिन मैं उसकी तरह आशावादी नहीं था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो हिला तक नहीं। बाहर 2 काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जैसे दरवाजे के देवता। खिड़कियों पर भी सुरक्षा की लोहे की सलाखें थी जो बस थोड़ा सा खुलती थी। उन्होंने सचमुच मुझे अपराधी की तरह कैद कर रखा था। दोपहर के खाने का समय हुआ तो एक नौकरानी दरवाजा खटखटाकर हमें डाइनिंग रूम में ले गई। लंबी डाइनिंग टेबल तरह तरह के खाने से भरी हुई थी। वेस्टर्न, चाइनीज, जापानीज, जो चाहो वो मौजूद था। किन बिंग टेबल के सबसे आगे बैठी थी। उसके बाई तरफ चिन श्याओ शांति से बैठा स्टेक काट रहा था। मैं और जैंग श्याओमन उनके सामने बैठे थे। जैंग श्याओमन ने जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं देखा था। उसने सीधे हाथ से ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर उठा लिया और मुंह में ठूसने ही वाला था। श्याओमन, रुक जाओ। मैंने तुरंत उसे रोका। हाथ से पकड़कर ऐसे कौन खाता है? थोड़ा तो तहजीब सीखो। बोलते हुए मैंने बड़े आराम से कटलेरी उठाई, उसके लिए लॉबस्टर का मांस निकाला और उसकी प्लेट में रख दिया। थैंक यू पापा, जैंग श्याओमन मीठी मुस्कान के साथ बोला। उसने कांटे से लॉबस्टर का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन खुद खाने की बजाय मेरी तरफ बढ़ा दिया। पहले आप खाओ पापा। मेरा दिल अचानक गर्म हो उठा। मैंने मुंह खोलकर वो टुकड़ा खा लिया। सामने बैठी किन बिंग के हाथ एक पल के लिए रुक गए। वो चुपचाप मुझे और मेरे बेटे को देख रही थी। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं भर गईं। उसके बगल में बैठा चिन श्याओ भी चुपचाप हमें देख रहा था। तभी किन बिंग ने गला साफ किया। जैंग श्याओवान, उसकी आवाज ऐसी थी जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज से तुम्हें तहजीब सीखनी होगी। खाना खाते समय शोर नहीं, हाथ से खाना नहीं, तुम्हें चाकू और कांटे इस्तेमाल करना सीखना होगा। जैंग श्याओमन ने मुंह में लॉबस्टर भरकर अस्पष्ट आवाज में कहा, तहजीब क्या होती है? उसे खा सकते हैं क्या? किन बिंग की भौहें सिकुड़ गईं। श्याओ, अपने भाई को सिखाओ। चिन श्याओ ने चुपचाप अपना चाकू कांटा नीचे रखा, नया सेट उठाया और जैंग श्याओमन को पकड़ाते हुए धीरे से बोला, ऐसे पकड़ते हैं। जैंग श्याओमन ने उसकी नकल करने की कोशिश की। अगले ही पल जोरदार खटाक की आवाज हुई। कांटा नीचे गिर गया। वो उसे उठाने झुका ही था कि उसका सिर टेबल के पैर से जोर से टकरा गया। पूरा डाइनिंग रूम अफरा तफरी में बदल गया। नौकरानी
नौकरानी घबराकर इधर उधर भागने लगी और किन बिंग का चेहरा और काला पड़ता जा रहा था। मैं मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। गांव वालों को कम समझने का यही नतीजा होता है। मेरा बेटा अकेला ही तुम्हारे इस महल को सिर पर उठा सकता है। किसी तरह खाना खत्म हुआ। किन बिंग ने चिन शियाओ को बुलाया और उसे महंगे खिलौनों का ढेर पकड़ा दिया। शियाओ शियाओ, अपने भाई को प्ले रूम ले जाओ। फिर उसने ठंडी नजरों से जैंग शियाओमन की तरफ देखा। अंदर की सारी चीजें तुम्हारी हैं, जो चाहो ले लो। ये साफ साफ रिश्वत थी। मैं अंदर ही अंदर सतर्क हो गया। पैसों से मेरे भोले भाले बेटे को बिगाड़ने की कोशिश, सपने देखती रहो। पहली बार दोनों एक जैसे लड़के साथ साथ खड़े थे। चिन शियाओ ने एक ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट पकड़ा हुआ था और थोड़ा असहज लग रहा था। जैंग शियाओमन उसके चारों तरफ घूमने लगा, फिर हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर से नीचे तक टटोलने लगा। तुम्हारे कपड़ों का कपड़ा बहुत अच्छा है, मेरे पापा की बनियान से भी ज्यादा मुलायम। इतना छूने से चिन शियाओ का चेहरा लाल हो गया। वो धीरे से बोला, ये सिल्क है, चलो मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूँ। मैं जल्दी से उनके पीछे चल पड़ा। मैंने देखा जैंग शियाओमन चिन शियाओ को सीधे विला के पीछे लगे बड़े पेड़ के पास ले गया। ध्यान से देखना। जैंग शियाओमन ने बाजू मोड़ी, हाथों पर थूक लगाया और पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया। वो डाल पर बैठकर नीचे खड़े चिन शियाओ को हाथ हिलाने लगा। ऊपर आओ, यहाँ से नजारा बहुत बढ़िया है। चिन शियाओ ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर चाहत भी थी और डर भी। मैंने कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा। डर किस बात का है, मैं सिखाता हूँ। जैंग शियाओमन छोटे टीचर की तरह बोला। यहाँ हाथ पकड़ो, वहाँ पैर रखो, बस ऐसे। उसकी हिम्मत बढ़ाने पर चिन शियाओ सच में धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। मैं पेड़ के तने से टिककर ये सब देख रहा था। दिल में अजीब सी भावनाएं उठ रही थी। तभी पीछे से किन बिंग की आवाज आई। जैंग जी, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी परवरिश उसे कोई भविष्य दे सकती है? मैंने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी। पक्षियों के घोंसले ढूंढना या पहाड़ों में शिकार करना। मैं मुस्कुराया और पेड़ पर चढ़ते छोटे से लड़के की तरफ इशारा किया। हो सकता है मैं उसे अरबों की विरासत ना दे सकूं, लेकिन खुशहाल बचपन जरूर दे सकता हूँ। देखो, तुम्हारा बेटा भी कितना खुश है। किन बिंग ने ऊपर देखा। जैंग शियाओमान की मदद से किन शियाओ आखिरकार एक नीची डाल तक पहुंच गया। वो डरते हुए तने को पकड़े बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर पहले कभी न देखी गई खुशी चमक रही थी। दोनों बच्चे डाल पर साथ बैठे थे। जैंग शियाओमान दूर इशारा करते हुए बढ़ चढ़ के बता रहा था कि कैसे वो गांव में राजा की तरह राज करता था। किन बिंग की आंखें हल्का सा डगमगाई, फिर वो चुप हो गई। अचानक जोरदार चटाक की आवाज गूंजी। मुसीबत आ गई। जिस डाल पर किन शियाओ बैठा था वो वजन सह नहीं पाई और टूट गई। लड़का डर के मारे चीख पड़ा और संतुलन खोकर सीधे नीचे गिरने वाला था। शियाओ शियाओ, किन बिंग चीख उठी। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। मेरा दिल सीधे गले में आ गया। धत तेरी की, ये पेड़ इतना कमजोर क्यों है? सब कुछ पलक झपकने ही हुआ। जैंग शियाओमान जो उसके बिल्कुल पास था, बिजली जैसी तेजी से हरकत में आया। छोटे बंदर की तरह वो आगे झपटा और किन शियाओ की कमर कसकर पकड़ ली। डरो मत, मैंने पकड़ लिया। जैंग शियाओमान ने पूरी ताकत लगाकर गिरते हुए किन शियाओ को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन गिरने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि दोनों बच्चे डाल से फिसलकर नीचे गिर पड़े। खुशकिस्मती से ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। दोनों नीचे घास पर गिरकर एक दूसरे में उलझ गए। मैं और किन बिंग दोनों भागते हुए उनके पास पहुंचे। शियाओ शियाओ, तुम ठीक हो? किन बिंग ने किन शियाओ को कसकर पकड़ लिया और घबराकर उसे हर तरफ से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने भी जल्दी से अपने बेटे को उठाया। पापा, लगता है मेरी कमर 8 टुकड़ों में टूट गई है। लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत किन शियाओ की तरफ देखा। अरे छोटे सूट वाले, तुम ठीक हो ना? किन शियाओ अभी भी सदमे में था। उसने सिर हिलाया, फिर जैंग शियाओमान को देखकर धीरे से कहा, थैंक यू। पहली बार उसने खुद से जैंग शियाओमान से बात की थी। किन बिंग ने ध्यान से देखा कि किन शियाओ की सिर्फ कोहनी हल्की सी छिली। तभी उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही सेकंड उसका गुस्सा पूरी तरह मेरी तरफ फूट पड़ा। जैंग जी, यही है वो खुशहाल बचपन जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? उसे मेरे बेटे को ऐसे खतरनाक कामों में घसीटने देना। अगर आज किन शियाओ को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़वा देती। धत तेरी की, ये औरत कितनी बेवजह गुस्सा करती है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही जैंग शियाओमान फट पड़ा। इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। पेड़ पर चढ़ने में खुद लेके गया था। असली आदमी थोड़ी सी गिरावट से नहीं डरते। मैं तो रोज गिरता हूँ और मैंने ही उसे बचाया है। आपको तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। किन बिंग उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसने सामने खड़े उस बच्चे को देखा जिसका चेहरा उसके अपने बेटे जैसा ही था, लेकिन जो पूरी तरह शरारत और बगावत से भरा हुआ था। कुछ सेकंड तक उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। तभी किन शियाओ धीरे से बोला, मम्मा, इन्हें मत डांटो। पेड़ पर चढ़ना मैं खुद चाहता था। किन बिंग का चेहरा सफेद से लाल हो गया। शायद पहली बार उसके दोनों बेटों ने एक साथ उसका विरोध किया था। आखिर में उसने ठंडी आवाज में कहा, चिन शियाओ, और जाते जाते पीछे मुड़कर बोली, तुम दोनों बस इंतजार करो। फिर वो गुस्से में घर के अंदर चली गई। मैं नीचे झुका और जैंग शियाओमान के बाल बिखेर दिए। शाबाश बेटे, आज तो तूने सच में मर्दों वाला काम किया। बिल्कुल, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। ऊपर से देखने पर लग रहा था कि मैं इस लड़ाई में हार गया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैंने दोनों बच्चों के दिल में एक बीज बो दिया था। उस शाम किन बिंग ने पैसे की ताकत से जैंग शियाओमान को अपनी तरफ करने की कोशिश की। उसने नौकरानियों से पूरा एक कमरा भर खिलौने उसके गेस्ट रूम में रखवा दिए। रिमोट कंट्रोल रेस कारें, लिमिटेड एडिशन लेगो किले, खिलौनों का छोटा पहाड़ लग गया था। ये सब तुम्हारे लिए है। किन दरवाजे पर खड़ी, उसका चेहरा अब भी ठंडा। अगर तुम अच्छे से रहोगे और बात मानोगे तो आगे और भी मिलेगा। लो जी, पूंजीवाद का लालच शुरू हो गया। मैंने चिंता से अपने बेटे की तरफ देखा। जैंग शियाओमान खिलौनों के ढेर में काफी देर तक खोजता रहा। आखिर में उसने सबसे सस्ती प्लास्टिक की पानी वाली बंदूक उठाई, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, पापा, क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? मैंने सिर हिलाया। वो तुरंत खुशी से उछल पड़ा और प्यूं प्यूं करते हुए थोड़ी देर छत पर पानी मारता रहा। फिर बंदूक एक तरफ फेंक कर वापस मेरे पास आ गया। पापा, मुझे कहानी सुनाओ ना, वो वाली जब आपने जंगली सुअर को भगा दिया था। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने कब जंगली सुअर भगाया था? उल्टा वो मुझे 3 किलोमीटर तक दौड़ाता रहा। मैंने गला साफ किया और हाथ पैर हिलाते हुए बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुनानी शुरू कर। जैंग शियाओमान पूरी तल्लीनता से सुनता
सुनता रहा। कुछ ही देर में वो मेरी बाहों में सो गया। मैंने उसे उठाकर धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया, लेकिन जैसे ही मुड़ा देखा किन बिंग अब भी दरवाजे पर खड़ी। उसकी नजर उन महंगे खिलौनों पर गई जिन्हें ज़ैंग शाओमान ने कचरे की तरफ फेंक चुका। फिर उसने मेरे बेटे को देखा जो मेरी बाहों में चैन से सो रहा था। उसकी आंखों में ऐसी भावनाएं थी जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। मैं धीरे से उसके पास गया और आवाज धीमी कर, देखा बॉस किन, कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैंने जानबूझकर सीना चौड़ा किया, जैसे उसके सामने अपनी थोड़ी इज्जत वापस पाना चाहता हूँ, जैसे बाप बेटे का रिश्ता। किन बिंग काफी देर तक चुप रही, इतनी देर की मुझे लगा अब वो सिक्योरिटी बुलाकर मुझे बाहर फेंकवा देगी। आखिरकार उसने ठंडी आवाज में कहा, कल टेस्ट के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। ज़ैंगजी, बेहतर होगा प्रार्थना करो कि वो मेरा बेटा ना निकले। इतना कहकर वो मुड़ गई। उसकी अकेली जाती परछाई को देखकर मेरे दिल की सारी अकड़ अचानक गायब हो गई। शायद ये औरत इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन ये सोच सिर्फ 3 सेकंड चली, क्योंकि अगले ही पल मुझे याद आया ज़ैंग शाओमान 100% उसका बेटा है। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आएगी मेरा प्रलय शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। अगली सुबह फैमिली डॉक्टर पूरा सामान लेकर विला पहुंचा। मैं, ज़ैंग शाओमान और चिन शियाओ तीनों सोफे पर लाइन से बैठे थे, खून का सैंपल देने के इंतजार। चिन शियाओ तो शायद इसका आदी था, उसने बिना भाव के अपनी बांह आगे कर दी, लेकिन ज़ैंग शाओमान के लिए ये पहली बार था। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो मेरी गर्दन से चिपक गया। पापा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, इंजेक्शन बहुत खतरनाक होते हैं। अरे बदमाश, वैक्सीन लगवाते वक्त सबसे ज्यादा शरारत तो तू ही करता था। मैंने उसे समझाया, डर मत, बस मच्छर काटने जैसा लगेगा। सच? हाँ सच। मैं उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी रफ्तार से चल रहा था। मुझे किसी तरह सैंपल के साथ छेड़छाड़ करनी होगी। मेरी नजर टेबल पर रखी टेस्ट ट्यूब्स पर टिक गई। डॉक्टर ने पहले चिन शियाओ का खून लिया, फिर ज़ैंग शाओमान की बारी आई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर और 2 नौकरानियां उसे पकड़ने में लगे हुए थे। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। यही मौका है। मैंने फायदा उठाया। चुपके से अपनी उंगली के नाखून से अपनी बाह पर गहरा निशान खींच लिया। धक, कितना दर्द हुआ। मैं लगभग चीख ही पड़ा था। जैसे ही डॉक्टर ने ज़ैंग शाओमान की बाह में सुई लगाई, मैं उसे दिलासा देने का नाटक करते हुए अपना हाथ उसके नीचे ले गया। मेरे खून की एक बूंद चुपचाप ज़ैंग शाओमान नाम वाली शीशी में गिर गई। ये सब करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। अगर रिपोर्ट में दिखा कि ज़ैंग शाओमान का मुझसे कोई रिश्ता नहीं और उसका किन बिंग से भी रिश्ता नहीं, तो उसके पास मुझे रोकने का कोई कारण नहीं रहेगा। वाह, मैं तो जीनियस हूं। लेकिन खून लेने के बाद डॉक्टर ने हमारे मुंह से स्वैब सैंपल भी लिए, डबल कंफर्मेशन के लिए। उसने कहा, ध तेरी की। मैं गड़बड़ कर बैठा। सील किए हुए सैंपल बैग्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टेस्ट सैंपल नहीं, मेरी मौत का फरमान हो। दोपहर में किन बिंग को कंपनी की मीटिंग के लिए जाना था। जाने से पहले उसने खास तौर पर मुझे और ज़ैंग शाओमैन को बुलाया। आज चिन शियाओ का पियानो टीचर आने वाला है। ज़ैंग शाओमैन, बेहतर होगा तुम ठीक से रहो और उन्हें परेशान मत कर। फिर उसने मुझे चेतावनी भरी नजरों से देखा, अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं करूँ। धमपी, मैं इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं। किन बिंग के जाते ही एक मध्यम उम्र का आदमी विला में दाखिल हुआ। उसने टेल कोट पहन रखा था, उसके बाल करीने से पीछे से थे। वो चिन शियाओ का पियानो टीचर था। सुना था वो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मशहूर मास्टर है। वो विशाल लिविंग रूम में रखे बेहद महंगे ग्रैंड पियानो के सामने बैठ गया। चिन शियाओ भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पास बैठ गया। जल्द ही मधुर धुन बजने लगी। ज़ैंग शाओमैन उत्सुकता से धीरे धीरे पास आया और पियानो के सहारे खड़ा होकर बड़ी आंखों से देखने लगा। वाह, ये बड़ी चीज खुद गाना गा सकती है। मास्टर ने भौएं से कोड, लेकिन खुद को शांत रखते हुए उसे नजरअंदाज किया। एक धुन खत्म करने के बाद उसने सिखाना शुरू। गलत फिंगरिंग, यहाँ भावना चाहिए, इतनी कमजोर नहीं। कलाई ऊपर उठाओ। कितनी बार कहा है? क्या तुम सुअर हो? इतना आसान टुकड़ा भी याद नहीं रहता। उसका रवैया धीरे धीरे और खराब होता गया। आवाज भी तेज होती गई। चिन शियाओ सिर झुकाए बैठा था। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था। आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। ये देखकर मेरा खून खोल उठा। ये कैसा मास्टर, सिखा रहा है या पोते को डांट रहा है? ज़ैंग शाओमैन से भी अब सहन नहीं हुआ। वो अचानक भागकर पियानो के पास गया और दोनों हाथों से कीज पर जोर से प्रहार कर पूरा कमरा तेज आवाज से गूंज उठा। सब चौंक गए। आप इन्हें डांट नहीं सकते। ज़ैंग शाओमैन ने पियानो टीचर की तरफ उंगली दिखाकर गुस्से में कहा, सुअर तो आप हैं, आपका पूरा खानदान सुअर है। तो तुम बदतमीज गवार बच्चे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज़ैंग शाओमैन ने हाथ कमर पर रखा। अगर आपने इन्हें फिर डांटा तो मैं आपके पियानो पर पेशाब कर दूं। वाह बेटे, ये तो सच में गंदा वार था। मास्टर गुस्से से कांपने लगा। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। यही है वो अच्छा बेटा जिसे तुमने पाला है। मैं आराम से उसके पास गया और ज़ैंग शाओमैन को पीछे खींच लिया। मास्टर ली है ना, मेरे बेटे के शब्द भले ही खराब हों, लेकिन उसकी बात गलत नहीं। मैंने चिन शियाओ की तरफ देखा। बच्चों को सिखाया जाता है, कुचला नहीं जाता। आपकी ये शिक्षा उसके आत्मविश्वास के अलावा और क्या तोड़ रही है? मास्टर ने तिरस्कार से मुझे देखा। तुम जैसे गांव के आदमी ने शोपेन का नाम भी नहीं सुना होगा। मैं हंस पड़ा। हो सकता है मैंने शोपेन का नाम ना सुना हो, लेकिन इतना जानता हूँ कि संगीत लोगों को खुश करने के लिए होता है। जो कला इंसान को खुशी ना दे, उसकी कीमत एक पैसे की भी नहीं। इतना कहकर मैं पियानो के पास गया और बाजू मोड़ ली। पियानो बजाना ही तो है, ये मैं भी कर सकता हूँ। सबकी हैरान नजरों के सामने मैं बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और कॉलेज के दिनों में लड़कियां पटाने के लिए सीखी हुई धुन याद की। फिर मेरी उंगलियां कीज पर नाचने लगी। सूरज चमक रहा है, फूल मुझ पर हंस रहे हैं, छोटी चिड़िया कहती है हेलो हेलो। मैंने पूरे जोश और भावना के साथ स्कूल का गाना बजाना शुरू कर दिया। पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो गया। पियानो टीचर का मुंह इतना खुल गया था कि उसमें अंडा आ जाए। चिन शियाओ की आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने किसी नई दुनिया का दरवाजा देख लिया हो। मैं स्कूल जा रहा हूँ अपना बस्ता लेकर। धुन खत्म होने पर मैंने स्टाइल से उठकर पियानो टीचर की तरफ भौं उठाई। तो मास्टर, मेरी
मेरी उंगलियों में पैशन था या नहीं? उसका चेहरा लाल से सफेद पड़ गया। उसने मेरी तरफ उंगली तानी लेकिन हकलाते हुए एक शब्द भी नहीं बोल पाया। आखिरकार उसने गुस्से में अपनी बांह झटक, फोहड़, कला का अपमान है ये सब। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। जाते जाते आखिरी धमकी भी दे गया, मैं ये सारी घटना सीईओ किन को बताऊंगा, जा बताकर दे, कौन किससे डरता है। जैसे ही पियानो टीचर गया, चिन शियाओ तुरंत चमकती आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। अंकल, आप बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। मैंने गर्व से सीना फुला लिया। बिल्कुल, सीखना है, मैं सिखाऊं? हाँ। और फिर पूरी दोपहर युंडिंग माउंटेन विला का शानदार लिविंग रूम बच्चों के गानों से गूंजता रहा। 2 शेर थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं छोटा पेंटर हूँ। जैंग शियाओ मान गाना गाने और नाचने का काम कर रहा था, मैं पियानो बजा रहा था और चिन शियाओ तालियां बजाने का जिम्मा संभाले हुए था। हम तीनों की खुशी इतनी ही साधारण थी। जब किन बिंग मीटिंग खत्म करके थकी हुई हालत में घर लौटी तो उसने यही नजारा देखा। दरवाजे पर खड़ी होकर वो चुपचाप हमें देखने लगी। 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा बच्चा तीनों लिविंग रूम में शोर मचाते हुए खेल रहे थे। कुछ पल के लिए वो अपना गुस्सा तक भूल गई। मम्मा, आप आ गई? अंकल ने मुझे पियानो सिखाया, बहुत मजा आया। किन बिंग ठिठक गई। शायद पहली बार उसने चिन शियाओ को इतनी खुशी से मुस्कुराते देखा था। उसकी नजर चिन शियाओ से हटकर मुझ पर आकर रुकी। अब उसकी आंखें पूरी तरह बर्फ जैसी ठंडी नहीं थी, उनमें थोड़ी जांच पड़ताल और उलझन भी थी। मैंने मन ही मन सोचा, वाह, क्या बर्फ का पहाड़ पिघलने वाला है। मैंने उसे एक शरारती मुस्कान दी, लेकिन अगले ही सेकंड उसका फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई। सिर्फ कुछ शब्द सुनते ही उसका चेहरा फिर से काला पड़ गया। क्या कहा? उसने मिस्टर ली को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो बीच में ही चले गए। और ये बच्चों वाले गाने बजाने की क्या बकवास है। ठीक है, समझ गई। उसने फोन काटा और मेरी तरफ देखा। जो नजर अभी थोड़ी गर्म हुई थी वो फिर से माइनस तापमान पर पहुंच गई। जैंग जी, तुम्हारी हिम्मत तो काफी बड़ी है। मैंने हंसते हुए हाथ हिलाया। अरे, आप तो मेरी तारीफ कर रही हैं। दुनिया में बस तीसरे नंबर का टैलेंट हूँ। किन बिंग ने गहरी सांस ली, जैसे गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही हो। कल श्याओ श्याओ के स्कूल में फैमिली स्पोर्ट्स डे है। तुम जैंग श्याओ मान को लेकर उसके साथ जाओगे। मैं क्यों जाऊँ? मैं उसकी माँ हूँ और तुम। वो कुछ सेकंड रुकी, जैसे शब्द बोलना मुश्किल हो रहा हो। दूसरे पेरेंट बनकर जाओगे। लग रहा था पिता शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पा रहा। और सबसे जरूरी बात, उसने मुझे घूरा, कोई तमाशा मत करना वरना नतीजा जानते हो। वाह, ये तो गाजर और डंडा दोनों वाला तरीका है। नहीं, गलत। पहले थप्पड़ मारो, फिर उससे भी बड़ा थप्पड़। एक एलीट स्कूल के फैमिली स्पोर्ट्स डे में जाना, ये तो मेरे जैसे जंगली मुर्गे को सीधे फीनिक्स के झुंड में फेंकने जैसा है। क्या ये सार्वजनिक बेइज्जती नहीं? मैं अभी से कल का शर्मनाक दृश्य सोच सकता। अगले दिन हम चारों 2 गाड़ियों में बैठकर उस मशहूर रॉयल किंडरगार्टन पहुंचे। स्कूल के बाहर लग्जरी कारों की लाइन लगी हुई। सारे माता पिता ऐसे तैयार होकर आए थे जैसे रेड कारपेट पर चलने वाले हो। जैसे ही किन बिंग उतरी, वो तुरंत सबका ध्यान खींचने लगी और उसके पीछे चलता हुआ मैं किसी अमीर औरत के साथ घूमने वाले लड़के जैसा लग रहा था। जैंग शियाओमन और चिन शियाओ हाथ पकड़कर चारों तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। जल्द ही स्पोर्ट्स डे शुरू हुआ। पहला गेम था 3 टांगों की दौड़। मैं और जैंग शियाओमन एक टीम, किन बिंग और चिन शियाओ दूसरी टीम। चलो पापा, हम जरूर पहला नंबर लाएंगे। मैंने किन बिंग के पैरों में पहने लिमिटेड एडिशन जूतों को देखा, फिर अपने सस्ते जूतों जो मैंने जल्दी में खरीदे थे। थोड़ा आत्मविश्वास डगमगा गया। जैसे ही सीटी बजी, मैंने तुरंत आवाज लगाई, 1 2 1 2, और मैं जैंग शियाओमन को लेकर तेजी से आगे भागा। हम दोनों की तालमेल इतनी अच्छी थी कि शुरू से आखिर तक आगे ही रहे, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाले थे कि हादसा हो गया। बगल वाली लेन में दौड़ रहा एक मोटा पिता फिसल गया और सीधे किन बिंग और चिन शियाओ की तरफ गिरने लगा। सावधान! मेरी आंखें सिकुड़ गईं। बिना सोचे समझे मैंने अपने पैरों की रस्सी झटके से तोड़ी और तीर की तरह उनकी तरफ भागा। मैंने पूरी ताकत से किन बिंग और चिन शियाओ को धक्का देकर रास्ते से हटाया। दोनों घास पर गिर पड़े लेकिन सुरक्षित थे और मैं उस 200 किलो वाले मोटे आदमी के नीचे दब गया। मेरी बेचारी कमर, ऐसा लगा जैसे सारे अंदरूनी अंग चटनी बन गए। मेरी आंखों के आगे तारे घूमने लगे। पूरा मैदान हड़कंप में आ गया। टीचर्स और स्टाफ दौड़कर आए और किसी तरह उस मोटे आदमी को मेरे ऊपर से हटाया। सर, आप ठीक हैं? मैं जमीन पर मरे हुए कुत्ते की तरह फैला पड़ा था। काफी देर तक होश ही नहीं संभला। किन बिंग ने भी अपनी इमेज की परवाह छोड़ दी। वो भागकर मेरे पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। जैंग जी, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में ऐसा घबराहट भरा एहसास था जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पाई। मैंने मुश्किल से सिर उठाया और मुस्कुराने की कोशिश की। मैं जिंदा हूँ, बस ऐसा लग रहा है जैसे टैंक मेरे ऊपर से गुजर गया हो। जैंग शियाओमन और चिन शियाओ भी रोते हुए भाग कर आए। पापा, अंकल। दोनों बच्चों ने मुझे कसकर पकड़ लिया, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। उन्हें देखकर मेरा दिल अचानक गर्म हो गया। ऐसा लगा कमर का दर्द भी कम हो गया हो। पूरा वसूल। सुंदरी को बचाने वाला हीरो बनना घाटे का सौदा नहीं था। उसके बाद मुझे घायल सैनिक की तरह स्ट्रेचर पर डालकर सीधे अस्पताल ले जाया गया। कई टेस्ट और चेकअप के बाद पता चला कि मेरी कमर में गंभीर चोट आई है, लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटी। मैं वीआईपी वार्ड में लेटा हुआ नर्सों की सेवा का मजा ले रहा था। स्कूल का काम निपटाकर किन बिंग भी जल्दी अस्पताल आ गई। वो बिस्तर के पास खड़ी होकर मुझे जटिल नजरों से देखने लगी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। पहली बार उसने मुझे इतने दिल से धन्यवाद कहा था। मैंने स्टाइल मारते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसी चक्कर में कमर में फिर दर्द उठ गया और मेरा चेहरा बिगड़ गया। अरे बॉस, किन? मैं आधा मजाक आधा गंभीर होकर बोला। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। ये तो नौकरी के दौरान लगी चोट है। मेडिकल बिल, छुट्टी का पैसा, मानसिक क्षति, मुआवजा सब जोड़कर देना पड़ेगा। किन बिंग ने मुझे घूरा, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी। वो कुछ पल रुकी, फिर धीरे से बोली, आज गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। मैंने हाथ हिलाया। वाह, तुम्हें माफी मांगना भी आता है। कोई बात नहीं, इसे जिंदगी का अनुभव
अनुभव समझ लो। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। एक सूट पहना हुआ आदमी अंदर आया जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता था। उसके पीछे कई रिपोर्टर कैमरे लेकर घुस आए। जैसे ही वो अंदर आया जोर से चिल्लाया, मैंने सुना है आपने छुप के बच्चे पैदा किए हैं और उनके पिता को अस्पताल में छिपा कर रखा हुआ है। सच बताइए, क्या ये सब सही है? कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगी। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। किन बिंग का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत मुझे और बच्चों को अपने पीछे कर लिया। तुम लोग कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? लीड रिपोर्टर हल्का सा मुस्कुराया। बॉस किम, इतना परेशान मत होइए, हम तो बस एक बात की पुष्टि करना चाहते हैं। उसने कैमरा सीधे मेरी तरफ कर दिया। क्या ये सज्जन आपके बच्चों के पिता हैं? और क्या ये दोनों लड़के आपके जुड़वा बेटे हैं? कैमरे का लेंस सीधे मुझ पर, ज़ैंग शियाओमन और किन शियाओ पर टिक गया। ओह शिट, मुझे तुरंत समझ आ गया, ये किन बिंग के बिजनेस दुश्मनों का जाल था। वे इस स्कैंडल का इस्तेमाल करके किन बिंग और उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे। किन बिंग गुस्से से कांप रही थी, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए उसे पीछे हटना पड़ा। रिपोर्टर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। बॉस किन, कृपया हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपका इस आदमी से क्या रिश्ता है? आप कब अपने बच्चों की पहचान सार्वजनिक करने वाली हैं? जब मैंने देखा कि वे लोग अस्पताल के बेड तक पहुंचने वाले हैं तो मैंने फैसला कर लिया। मैं अचानक बेड से उछलकर खड़ा हो गया। कमर में तेज दर्द उठा, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैंने बेड के पास रखा पानी का जग उठाया और सीधे रिपोर्टरों की तरफ झपट पड़ा। क्या बकवास शूट कर रहे हो तुम लोग? फिर मैंने किन बिंग और दोनों बच्चों को पीछे खींचा, खिड़की की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, नीचे झुको जल्दी, मैं इन्हें रोकता हूँ। मेरे इस अचानक हीरो वाले मुंह से सब लोग दंग रह गए। गर्म पानी से भीगे रिपोर्टर चीख पड़े और घबराकर पीछे हट गए। किन बिंग भी मेरी हरकत देखकर सन्न रह गई। कूद जाओ, ये तीसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल कोई बड़ी बात नहीं। मैं मशीन गन की तरह तेजी से बोलते हुए बेड शीट्स को फाड़कर रस्सी बना रहा था। अपने गांव में तो मैं 5वीं मंजिल से भी कूद चुका हूँ। असल में मैं झूठ बोल रहा था। मैं सबसे ज्यादा दूसरी मंजिल से कूदा था और उसमें भी टखना मुड़ गया था। मैंने बेडशीट का एक सिरा रेडिएटर पाइप से बांधा और दूसरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं सबसे आखिर में आऊंगा। मैंने किन बिंग और बच्चों को धक्का देते हुए कहा कि रस्सी पकड़कर नीचे उतर जाएं। किन बिंग कुछ पल झिझकी, लेकिन बाहर बढ़ते रिपोर्टरों को देखकर उसने दांत भींचे, चिन शियाओ को उठाया और सबसे पहले नीचे उतर गई। ज़ैंग शियाओमन तुरंत उसके पीछे हो लिया। इस बच्चे में तो सच में हिम्मत थी। वो बंदर की तरह फुर्ती से नीचे फिसल गया। पापा, नीचे मैं आपको पकड़ लूंगा। मैंने आखिरी बार किन बिंग को खिड़की से उतरते देखा और राहत की सांस ली। फिर मैं पलटा और उन रिपोर्टरों की तरफ देखकर शरारती मुस्कान दी जो अभी अभी संभले थे। मैंने तकिए, फलों की टोकरी, जो भी हाथ आया सब उन पर फेंकना शुरू कर दिया। आओ, आज तुम्हें गांव वाले की असली ताकत दिखाता हूँ। काफी अफरा तफरी मचाने के बाद आखिरकार मैंने भी बेडशीट पकड़ी और खिड़की से बाहर कूद गया। लेकिन इस बार लैंडिंग खराब हो गई। मेरी कमर के बाद अब मेरी पिछाड़ी भी जमीन से प्यार कर बैठी। कमर की चोट प्लस पिछाड़ी की चोट, क्या कमाल का कॉम्बो था। किन बिंग जल्दी से भागकर आई और मुझे उठाने लगी। क्या तुम पागल हो? उसकी आंखें लाल थीं और आवाज घबराई हुई। बकवास बंद करो, चलो यहाँ से। मैं एक पैर पर लंगड़ाते हुए चल रहा था। किन बिंग मुझे सहारा दे रही थी। काफी बुरी हालत में हम सब अस्पताल से निकल पाए। युनदिंग विला लौटने के बाद भी सब लोग सदमे में थे। किन बिंग ने तुरंत अपनी कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट को फोन करके मामला संभालने को कहा और मैं सीधे बेड पर ढेर हो गया। इस बार तो सच में हिलने की ताकत नहीं बची थी। ज़ैंग शियाओमन और किन शियाओ मेरे बिस्तर के पास बैठे थे। चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या पापा मरने वाले हैं? वाह बेटा, बहुत हौसला बढ़ाया तुमने। ये छोटा शैतान भी ना। काम खत्म करने के बाद किन बिंग मेरे कमरे में आई। उसने सबको बाहर भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। ज़ैंगजी, तुमने आज ऐसा क्यों किया? क्या किया? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। वो तो आत्मरक्षा थी और क्या। किन बिंग धीरे धीरे चलकर बेड के पास आई और बैठ गई। तुम आसानी से मुझे छोड़कर जा सकते थे, फिर खुद को खतरे में डालकर हमें बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने लाइट के नीचे उसके चेहरे को देखा। उसने अपनी सारी दीवारें गिरा दी थीं। उसके चेहरे पर साफ थकान और उलझन दिखाई दे रही थी। वो अब बर्फ जैसी ठंडी सीईओ नहीं लग रही थी, बस एक आम औरत जैसी लग रही थी। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोल, मैंने ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया। किन बिंग की आंखें तुरंत बुझ गईं। मैंने ये अपने बेटों को बचाने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा। ज़ैंग शियाओमिन मेरा बेटा है और जिन शियाओ भी मेरा बेटा है। वे दोनों भाई हैं। मैं खड़े होकर उन्हें चोट खाते नहीं देख सकता। मैं थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराया। और तुम मेरे बेटों की माँ हो, मैं तुम्हें यूं तंग होते नहीं देख सकता था। किन बिंग जमसी गई। वो काफी देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने सर झुका लिया। मैंने देखा उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। एक आंसू उसके हाथ पर गिरा। धत तेरी, ये रो रही है। मैं तुरंत घबरा गया। अरे मत रो, मैं तो बस यूं ही बकवास कर रहा था। मेरा मुंह खराब है, ये तो तुम जानती ही हो। मैं उसे ढंग से दिलासा भी नहीं दे पा रहा था। जैसे ही मैंने हिलने की कोशिश की, कमर में गहरा दर्द दौड़ गया। हिलो मत। उसने सर उठाया। उसका चेहरा फिर शांत हो चुका था, बस आंखें अभी भी थोड़ी लाल थीं। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे पर गिरे बालों को धीरे से हटाया। उसकी उंगलियां बहुत ठंडी थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी त्वचा
को छुआ, ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ज़ैंगज़ी, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट कल आ जाएगा। मेरा दिल बैठ गया। जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डर रहा था आखिर वो सामने आ ही गई। अगर रिजल्ट ये साबित कर दे कि दोनों बच्चे मेरे बेटे हैं तो तुम क्या करोगी? मैंने मुंह खोला लेकिन शब्द नहीं निकले। मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। भाग जाऊं? मैं पहले ही एक बार भाग चुका हूँ। ज़ैंग शाओमिन को उसके हवाले कर दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। तभी बाहर से दोनों बच्चों की बहस की आवाज आने लगी। सब तुम्हारी गलती है, मेरे पापा को चोट लगी। नहीं, उन बुरे लोगों की गलती थी। तुम अपशगुन हो, तुम अपशगुन हो। बच्चों की लड़ाई सुनकर मैं और किन बिंग एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों की आंखों में एक बेबस लेकिन हल्की मुस्कान थी। शायद हालात उतने बुरे भी नहीं थे जितना मैंने सोचा था। अगली सुबह मेरी नींद जोर जोर से हिलाने पर खुली। पापा ये देखो। ज़ैंग शाओमिन मेरे चेहरे के सामने एक लिफाफा लहरा रहा था। वो डीएनए रिपोर्ट ही। मेरा दिल सीधे अंधे कुएं में गिर गया। फैसले का दिन आ चुका था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजन 1000 किलो हो। किन बिंग मेरे बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा गंभीर था। दोनों बच्चे भी तनाव से मुझे देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और लिफाफा खोल दिया। अंदर कई पन्ने थे जिनमें मुश्किल मेडिकल शब्द भरे हुए थे। मैं सीधे आखिरी पेज पर पहुंचा। डीएनए सीक्वेंस की तुलना के आधार पर जांच किए गए व्यक्ति ज़ैंगज़ी और जांच किए गए व्यक्ति ज़ैंग शाओमान के बीच कोई जैविक संबंध मौजूद नहीं है। क्या? मैंने तुरंत सिर उठाया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने दोबारा पढ़ा। काले अक्षरों में साफ लिखा था, ज़ैंग शाओमान मेरा खून नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अचानक मुझे उस दिन का सीन याद आया जब मैंने सैंपल बदलने के लिए अपनी उंगली काटी थी। लेकिन घबराहट में जो खून मैंने डाला था वो मैं अचानक किन बिंग की तरफ देखने लगा। क्या ये उसी ने किया था? किन बिंग ने मेरी नजरों का सामना किया। उसकी आंखें शांत और मासूम थी। फिर उसने धीरे से कहा, जैसा तुम चाहते थे ज़ैंगज़ी, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। मेरा बेटा नहीं? तो फिर वो किसका बेटा है? मैं अभी ठीक से सोच भी नहीं पाया था कि किन बिंग ने एक और दस्तावेज निकाल लिया। ये दूसरा वाला देखो। उसने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे खोला। वो किन बिंग और ज़ैंग शाओमान की डीएनए रिपोर्ट थी। नतीजा साफ लिखा था, किन बिंग ज़ैंग शाओमान की जैविक माँ है। जैसा मैंने सोचा था। किन बिंग ने मुझे ठंडी निगाहों से देखा। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा है? उसकी आंखें फिर से पहले जैसी बर्फीली हो चुकी थी। तुमने 6 साल तक मुझसे झूठ बोला। 6 साल तक मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। ज़ैंगज़ी, तुम्हारी हिम्मत सच में कमाल की है। मैंने मुंह खोला लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला क्योंकि वो सही कह रही थी। मैंने सच में उससे झूठ बोला था। मैंने ज़ैंग शाओमान की तरफ देखा। बच्चा पूरी तरह उलझा हुआ हमें देख रहा था। उसे साफ समझ नहीं आ रहा था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मम्मी, आपका मतलब क्या है? क्या ये मेरे छोटे भाई के पापा नहीं है? किन बिंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे मेरे पास आई और पहले से तैयार एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे बेड पर फेंक दिया। ज़ैंगज़ी, पुरानी बातों और इस वजह से कि तुमने हमारी जान बचाई है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। यहाँ 10 मिलियन युआन है। पैसे लो और हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से गायब हो जाओ। दोबारा कभी बच्चों के सामने मत आना। 10 मिलियन युआन, 6 साल पहले मिले पैसों से 2 गुना। इतने की मैं किसी भी शहर में आराम से पूरी जिंदगी ऐश कर सकता था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखा, फिर ज़ैंग शाओमान की तरफ जो बेड के पास खोई हुई नजरों से खड़ा था। पिछले 6 सालों की सारी यादें फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। जब उसने पहली बार मुझे पापा कहा था, जब उसने पहला कदम चलना सीखा था, जब वो बीमार पड़ा और मैं पूरी रात उसे गोद में लेकर बैठा रहा था, जब वो शरारत करके आता और मुझे उसके लिए माफी मांगनी पड़ती थी, जब वो अपनी बचाई हुई टॉफियां चुपके से मेरी जेब में डाल देता था। मैंने उसे अपनी बाहों में एक छोटे बच्चे से उठाकर पेड़ों पर चढ़ने वाला नटखट बंदर बनाया था। वो मेरी पूरी दुनिया था और अब कोई मेरी दुनिया को 10 मिलियन में खरीदना चाहता था। मैं मुस्कुराया और कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। किन बिंग की ठंडी निगाहों के सामने मैंने उसे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। पन्ने बर्फ की तरह हवा में उड़ने लगे। प्रेसिडेंट किन, पैसा अच्छी चीज है लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पैसा कभी नहीं खरीद सकता। 6 साल पहले मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया था। वो मेरी गलती थी। इन 6 सालों में मैं उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। मैं निकम्मा था लेकिन शुरू से ही मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। मैंने उसे चलना सिखाया, मैंने उसे बोलना सिखाया, मैंने उसे सिखाया कि आदमी सीधा और बहादुर होना चाहिए। वो मेरा बेटा है, चाहे हमारे खून का रिश्ता हो या ना हो, वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। अगर तुम उसे मुझसे दूर ले जाना चाहती हो तो मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। मेरे शब्द कमरे में बम की तरह फट पड़े। किन बिंग का चेहरा उड़ गया। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके हिसाब से लालची गांव वाला आदमी ऐसी बातें कह सकता है। उसके होंठ कांपे लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। पापा मत मरना, मुझे नहीं चाहिए कि आप मर जाओ। मुझे मम्मी भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए पापा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ज़ैंग शाओमान बुरी तरह रो रहा था। वो भागकर आया और मेरे पैर से लिपट गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। मेरी अपनी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। पगले, पापा तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तभी चिन शियाओ भी धीरे धीरे पास आया। उसने पहले मुझे देखा, फिर अपनी माँ को। उसके छोटे चेहरे पर उलझन और उदासी साफ थी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से मेरी शर्ट पकड़ ली। मिस्टर, प्लीज मत जाइए। मेरा दिल अचानक पिघल गया। तभी दरवाजे से एक आवाज गूंजी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बस बहुत हुआ। एक बुजुर्ग आदमी अंदर आए। बाल सफेद होने लगे थे लेकिन आंखों में तेज अभी भी कायम था। हाथ में छड़ी थी और साथ में बटलर। वो किन बिंग के पिता थे, किन ग्रुप के चेयरमैन। मैंने उन्हें सिर्फ बिजनेस मैगजीन में देखा था। डैड, आप यहाँ? किन बिंग हैरानी से खड़ी हो गई। अगर मैं नहीं आता तो तुम इस परिवार को बर्बाद कर देती, बुजुर्ग ने ठंडी
आवाज में कहा। उनकी तेज नजर पूरे कमरे पर घूमी, फिर आकर मुझ पर टिक गई। तुम जैंग जी हो? जी, मैंने सीधा होकर जवाब दिया। मैंने पैतृत्व रिपोर्ट देख ली है। वो किन पिंग के पास गए। मूर्ख लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने की? क्या? मैंने झटके से सिर उठाया। नकली? किन पिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुका लिया। बुजुर्ग फिर बोले, क्या तुम्हें लगा मुझे तुम्हारी चाल समझ नहीं आएगी? तुम नकली रिपोर्ट के जरिए जैंग जी को भगा देना चाहती थी और दोनों बच्चों को खुद रखना चाहती थी। तुम बहुत स्वार्थी हो। उन्होंने बटलर से दूसरी फाइल ली और मुझे थमा दी। ये असली रिपोर्ट है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने रिपोर्ट खोली। अंदर साफ लिखा था, जैंग जी जैंग शियाओमन का जैविक पिता है और जैंग जी चिन शियाओ का भी जैविक पिता है। मुझे ऐसा लगा जैसे 10,000 हस्की कुत्ते मेरे दिमाग में दौड़ रहे हों। पूरा दिमाग गड़बड़ा गया। मैंने कांपती उंगली से किनबिंग की तरफ इशारा किया। तुम आखिर चाहती क्या हो? पहले नकली रिपोर्ट बनाकर कहती हो कि वो मेरा बेटा नहीं, फिर मुझे पैसे देकर भगाने की कोशिश करती हो, और अब आखिरकार किनबिंग बोल पड़ी, मैं बस तुम्हें परखना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में ज्यादा अहम क्या है, पैसा या बच्चे? 6 साल पहले तुम पैसों के लिए सब छोड़ सकते थे। मुझे डर था कि तुम फिर वैसा ही करोगे। मैं स्तब्ध रह गया। तो ये सब सिर्फ मेरी परीक्षा थी? मैंने चिढ़कर पूछा। तो तुम्हें जवाब मिल गया? किनबिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी लाल हुई आंखें सब बता रही थी। ठीक है। तभी बूढ़े मिस्टर किन बोले, जो हो गया सो हो गया। अब सबसे जरूरी बात बच्चों का भविष्य है। उन्होंने पहले मुझे देखा, फिर किनबिंग को। तुम दोनों बच्चों के असली माता पिता हो। तुम में से किसी को भी दूसरे से बच्चों को छीनने का हक नहीं। मेरी सलाह है तुम दोनों शादी कर लो। क्या? मैं और किनबिंग एक साथ चिल्लाए। शादी? मैं और किनबिंग? ये कैसा मजाक था? ये बूढ़ा आदमी तो मुझसे भी बड़ा सपने देखने वाला निकला। डैड, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं और ये? नामुमकिन। मैंने भी तुरंत कहा, मैं भी तैयार नहीं हूँ। मुझे गाँव की आजाद जिंदगी पसंद है। मैं पूरी जिंदगी चलते फिरते हिमखंड के साथ नहीं रह सकता। किनबिंग की आंखें सिकुड़ गईं। किसे हिमखंड कहा तुमने? अगर जूता फिट बैठ रहा है तो। हम दोनों फिर लड़ने लगे। बस करो तुम दोनों, बूढ़े मिस्टर किन गरज उठे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मुझे पसंद है? अगर मेरे 2 प्यारे पोते ना होते तो मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने दोनों बच्चों की तरफ इशारा किया। क्यों नहीं उनसे पूछते? क्या वो पूरा परिवार चाहते हैं? क्या वो अपने माँ बाप को साथ देखना चाहते हैं? दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा, फिर साथ में सिर हिला दिया। जैंग शियाओमन तो और भी सीधा था। हाँ, मुझे पापा और मम्मी दोनों साथ चाहिए। चिन शियाओ ने भी धीरे से कहा, मुझे भी। हम दोनों को इन 2 छोटे गद्दारों ने पूरी तरह बेच दिया था। मैं और किनबिंग दोनों चुप रह गए। तो फैसला हो गया। बूढ़े आदमी ने हमें इनकार का मौका नहीं दिया। बच्चों को सही पहचान देने और मीडिया का मुंह बंद करने के लिए तुम दोनों को शादी करनी होगी। बेशक ये सिर्फ समझौते की शादी होगी। अलग अलग कमरे में रह सकते हो। एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं दोगे। जब बच्चे बड़े हो जाएं, अगर तलाक लेना चाहो तो ले लेना, मैं नहीं रोकूंगा। मैं और किनबिंग एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों की आंखों में झिझक साफ दिखाई दे रही, लेकिन फिलहाल यही सबसे सही रास्ता लग रहा था। मैं तुम दोनों को एक दिन देता हूँ सोचने के लिए। इतना कहकर बूढ़े मिस्टर किन अपने बटलर के साथ चले गए। कमरे में फिर सिर्फ हम 4 लोग रह गए। माहौल इतना अजीब था कि उस खामोशी में 3 बेडरूम का फ्लैट बनाया जा सकता था। आखिरकार चुप्पी मैंने ही तोड़ी। तो आइस, मेरा मतलब प्रेसिडेंट किन, आप क्या सोचती हैं? किनबिंग ने मुझे घूरा। लगता था उसे अभी भी हिमखंड वाला नाम याद था। बच्चों के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। और बस ऐसे ही पलक झपकते ही मेरी और किनबिंग की शादी तय हो गई। 3 दिन बाद हमने सिविल अफेयर्स ब्यूरो में शादी रजिस्टर कर ली। हाथ में लाल रंग का मैरिज सर्टिफिकेट देखकर मुझे सपना जैसा लग रहा था। 6 साल पहले मैंने खुद को पैसों के लिए बेच दिया था, और 6 साल बाद मैं अपने बेटों के लिए खुद को बेच रहा था। जिंदगी सच में ड्रामे से भरी है। नए परिवार के बनने की खुशी में मैंने फैसला किया, आज मैं अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाऊंगा। मैंने शेफ को एक तरफ कर दिया और विला की किचन खुद संभाल ली। पापा पापा, आप क्या स्वादिष्ट बना रहे हो? जैंग शियाओमान मुंह में पानी भरकर पूछने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज तुम दोनों के लिए पापा की स्पेशल डिश बनेगी, क्ले पॉट ब्रेस चिकन। मैंने गाँव से लाया हुआ मोटा ताजा मुर्गा निकाला, जिसे मैं पिछले आधे साल से पाल रहा था। चिन शियाओ और किनबिंग दोनों ने ही ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वे थोड़ा दूर ही खड़े रहे। आधे घंटे बाद किचन से एक गजब की खुशबू बाहर आने लगी। मैं भाप से उठती हुई चिकन की हांडी लेकर बाहर आया, जिसके किनारों पर मकई की रोटी चिपकी हुई थी। लो, अब टेस्ट करो अपने पापा के हाथ का खाना। जैंग शियाओमान ने सबसे पहले हमला किया। उसने रोटी का टुकड़ा उठाया, ग्रेवी में डुबोया और ऐसे खाने लगा जैसे किसी भूखे शेर ने शिकार पर धावा बोला हो। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा। मैंने एक चिकन लेग चिन शियाओ की कटोरी में रख दिया। शियाओ, तुम भी खाओ। चिन शियाओ ने धीरे से सेकने वाला लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। ये तो कमाल है। मैंने किनबिंग की तरफ देखकर शरारती मुस्कान दी। प्रेसिडेंट किन, आपकी राय? किनबिंग ने एक पल के लिए झिझक दिखाई, लेकिन फिर भी उसने चॉपस्टिक उठाई और चिकन का एक छोटा टुकड़ा मुंह में डाल लिया। फिर वो वहीं रुक गई, कुछ नहीं बोली। फिर एक और टुकड़ा लिया और फिर एक और। आखिरकार उसने लगभग आधी हांडी अकेले ही साफ कर डाली। मुंह भले ही कुछ न बोले, लेकिन उसका पेट बहुत ईमानदार था। खाना खाने के बाद हमारा ये 4 लोगों का परिवार अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। हम लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। जैंग शियाओमान और चिन शियाओ
मेरे आसपास ही मंडरा रहे थे और लगातार बातें कर रहे थे। किन बिंग हमसे थोड़ी दूर एक सोफे पर बैठी थी, हाथ में फाइनेंशियल मैगजीन थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार हमारी तरफ ही जा रही थी। टीवी पर एक कॉमेडी चल रही थी, हम तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद किन बिंग भी खुद को रोक नहीं पाई, उसके होठों के किनारे हल्के से ऊपर उठ गए। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस पल मुझे लगा शायद ये हिमकंड इतनी भी ठंडी नहीं थी। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद की जिंदगी अजीब भी थी और अनजाने में बहुत मीठी भी। मैं जैंगजी, गांव का एक साधारण मुर्गी पालन। पलक झपकते ही किन ग्रुप की प्रेसिडेंट किन का पति बन गया था और फिर मेरी असली जिम्मेदारी शुरू हुई, बच्चों की देखभाल। किन बिंग पहले जैसी ही वर्कहॉलिक थी, सुबह जल्दी निकलती और रात देर से घर आती, लेकिन अब वो पहले से जल्दी घर आने लगी थी। पहले वो ऑफिस से सबसे आखिर में निकलती थी, अब वो गैर जरूरी मीटिंग्स और सोशल इवेंट्स भी टाल देती थी, सिर्फ इसलिए कि घर वक्त पर पहुंच सके, क्योंकि उसे पता था घर पर 3 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। और अब मुझे मेरी दूसरी पहचान मिल गई, स्टे एट होम डैड। मेरी जबरदस्त कुकिंग स्किल्स की वजह से मैंने अपने परिवार के तीनों लोगों को पूरी तरह जीत लिया था, खासकर किन बिंग को। वो अक्सर कहती थी कि मेरा खाना ज्यादा तेल वाला और अनहेल्दी है, लेकिन सच ये था कि वो सबसे ज्यादा खाती थी। मेरे दोनों बच्चों का रिश्ता भी दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। जैंग शियाओ मान चिन शियाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया था। किंडरगार्टन में अगर उसे कोई परेशान करता तो मेरा बेटा सबसे पहले झपट पड़ता, और चिन शियाओ वो जैंग शियाओ मान का प्राइवेट ट्यूटर बन गया था। रात को वो उसका होमवर्क देखता और उसे कहानियां सुनाता। एक शरारती और तेज, दूसरा शांत और संयमी, लेकिन दोनों का साथ अजीब तरह से बहुत अच्छा था। फिर आज आया किन ग्रुप की एनिवर्सरी गाला। प्रेसिडेंट किन की फैमिली के मेंबर होने के नाते मुझे भी किन बिंग ने जबरन इसमें शामिल कर लिया। मैंने रेंटेड महंगा सूट पहन रखा था और उस शानदार भीड़ के बीच बिल्कुल अटपटा लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई हंसी हंसों के झुंड में घुस आया हो। किन बिंग चांदी जैसे गाउन में किसी रानी की तरह चमक रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर बिजनेस टाइकून्स के बीच आगे बढ़ रही थी, जैसे उसे पूरी कॉन्फिडेंस हो। ये मेरे पति हैं, जियांग। हर बार जब वो मुझे इस तरह इंट्रोड्यूस करती थी तो उन बड़े लोगों की नजरों में जलन, हैरानी, तारीफ और थोड़ा सा तिरस्कार साफ दिखाई देता था। मैं मन ही मन सोचता, घूरना बंद करो, तुम जैसे लोग तो मेरे जैसी किस्मत की कल्पना भी नहीं कर सकते। बैंक्वेट के बीचों बीच एक सुंदर सा दिखने वाला आदमी वाइन ग्लास लेकर हमारे पास आया। वो वही था जिसकी कंपनी ने अस्पताल में रिपोर्टरों को हमारे पीछे भेजा था। उसका नाम था वैंग। बहुत समय बाद मिले किन बिंग। उसकी मुस्कान में साफ दुश्मनी झलक रही थी। तुम तो पहले से भी ज्यादा चमक रही हो। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी, और ये हैं वो मशहूर मिस्टर जियांग। बहुत सुना है आपके बारे में, सच में बड़े काबिल आदमी है। उसके ताने में इतनी परतें थी कि कोई भी समझ जाता। किन बिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और वैंग की तरफ चमकदार मुस्कान फेंक। वैंग, हाँ, मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है। सुना है आपकी कंपनी की हालत इन दिनों थोड़ी ढीली चल रही है। खैर, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। मेरी किस्मत देखिए, शुरू में ही जैकपॉट लग गया। मैंने किन बिंग को कमर से अपने करीब खींचा और उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, है ना डार्लिंग, मैं सही कह रहा हूँ ना। किन बिंग का पूरा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन उसने मेरी बात का साथ दिया और सिर हिला दिया। वैंग का चेहरा एकदम काला पड़ गया। मेरी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस पत्नी के पैसे पर ऐश करने की शेखी बघार रहा हूँ, लेकिन असल में मैं उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा था और साथ ही अपने और किन बिंग के रिश्ते का शो भी कर रहा था। नुकसान कम, लेकिन अपमान पूरा। वैंग इतना गुस्सा हुआ कि बोल ही नहीं पाया। मैंने शैंपेन का ग्लास उठाया और आराम से घुमाया, ठीक उसी अंदाज में जैसे वो कर रहा था। वैंग साहब, दूसरों का मजाक बनाने की बजाय घर जाइए और अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने का इंतजाम कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी बर्बाद हो जाए और आपको मेरी वाइफ की कंपनी में नौकरी मांगने आना पड़े। इतना कहकर मैं गर्व से किन बिंग को लेकर वहाँ से हट गया। पीछे से वैंग की बौखलाई हुई गालियां सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद हम एक शांत कोने में पहुंचे तो किन बिंग ने आखिरकार अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने मुझे जटिल नजरों से देखा। तुमने ये सब क्यों किया? मैंने हल्के सा मुस्कुराया। क्या हुआ? मैंने तो बस तुम्हारा गुस्सा निकालने में मदद की। किन बिंग काफी देर तक चुप रहे। फिर अचानक उसने पूछा, तुम आखिर हो क्या? मैं हल्के से मुस्कुराया। मैं बस एक किसान, तुम्हारे बेटे का पिता हूँ और तुम्हारा कानूनी पति। और भविष्य का क्या? मैंने कंधे उचका दिए। वो भी देख लेंगे। मैंने बैंक्वेट हॉल की चमकती लाइट्स की तरफ देखा। दूर दोनों बच्चे केक चुपके से खा रहे थे। कम से कम अभी के लिए मुझे लगता था सब ठीक। किन बिंग ने भी मेरी नजरों का पीछा किया और हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान बर्फ के पिघलने जैसी थी, जैसे बसंत में फूल खिल उठे। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल मोड और सरप्राइजेस से भरी हुई। किसने सोचा था कि 6 साल पहले हुआ वो मजाकिया सा सौदा आज इतनी शोरगुल वाली लेकिन इतनी गर्मजोशी भरी फैमिली में बदल जाएगा। मैंने अपने पास खड़ी उस औरत को देखा और दूर खड़े अपने दोनों बच्चों को, और पहली बार दिल से सुकून महसूस किया। कोई भी कुछ भी कहे, अगर बाकी की जिंदगी इसी तरह अपनी पत्नी से चिपक कर काटनी पड़े तो भी ये कोई बुरा सौदा नहीं है।